हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 231। सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना। जहां पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी मामले में धारा 227 के अधीन आदेशिका जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध अनियंत्रित शासन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, वहां मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को तत्काल निःशुल्क देगा। सेक्शन 231 कहता है कि कोर्ट द्वारा विचारणीय मामलों में आरोप के दस्तावेजों की कॉपी देना। यदि मामला पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी और आधार पर आया हो, जैसे डायरेक्टर शिकायत परिवाद, जब कोई गंभीर मामला जो सेशन कोर्ट सुना सकता है, ठीक है, सीधे मजिस्ट्रेट के पास शिकायत के जरिए आता है, तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है कि वे आरोपी केस की तैयारी के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज तुरंत और मुफ्त दे। ठीक है। नंबर 1, उन सभी व्यक्तियों के जिनकी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा की जा चुकी है धारा 223 या धारा 225 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन। नंबर 1 कहता है कि उन सभी लोगों के बयान जो मजिस्ट्रेट ने दर्ज किए हैं धारा 223 या धारा 225 के तहत, इससे आरोपी को पता चलता है कि उसके खिलाफ किसने क्या कहा है। ठीक है। नंबर 2, धारा 180 या धारा 183 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन स्वीकृतियां यदि कोई हो। नंबर 2 कहता है कि धारा 180 या धारा 183 के तहत दर्ज किए गए बयान या अगर आरोपी ने खुद कोई जुर्म कबूला हो तो उसकी कॉपी। नंबर 3, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की गई कोई दस्तावेज जिस पर निर्भर रहने का अभियोजन का विचार है। नंबर 3 में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष जिन भी कागजातों या दस्तावेजों के दम पर आरोपी को सजा दिलाना चाहता है उन सब की कॉपियां। परंतु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई दस्तावेज विशाल काय है, तो वह अभियुक्त को उसकी प्रतिलिपि देने के बजाय यह निर्देश देगा कि उसे सवेय या अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उसका निरीक्षण ही करने दिया जाएगा। ठीक है। परंतु यह भी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उन दस्तावेजों को प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा जो सम्यक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई दस्तावेज बहुत भारी भरकम विशालकाय मतलब बहुत बड़ा है, तो मजिस्ट्रेट कॉपी देने के बजाय आरोपी या उसके वकील को कोर्ट में आकर उसे देखने की इजाजत दे सकता है। अगर दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में है तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतलब जैसे ईमेल से देने पर विचार किया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 232 के बारे में। जब अपराध अनियत सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना जब पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा संस्थित किसी मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अनियत सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह सेक्शन 232 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई ऐसा केस आता है जिसका ट्रायल विचारण करने की ताकत सिर्फ सेशन कोर्ट के पास है, जैसे मर्डर, तो मजिस्ट्रेट उस केस को अपने पास नहीं रख सकता है। ठीक है। उसे मामला सेशन कोर्ट को भेजना होगा, इसे सुपुर्द करना या पॉइंट ए, जहां धारा 230 या धारा 231 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा और जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में तब तक के लिए प्रतिप्रेषित करेगा जब सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती है। पॉइंट ए कहता है कि सेशन कोर्ट भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक और ट्रायल खत्म होने तक मतलब जमानत के नियमों को ध्यान में रखते हुए जेल अभिरक्षा में भेजेगा। ठीक है। पॉइंट सी, मामले का अभिलेखन तथा दस्तावेज और वस्तुएं यदि कोई हो जिन्हें साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाना है उस न्यायालय को भेजेगा। पॉइंट सी कहता है कि केस की फाइल, सबूत और जो भी सामान साक्ष्य में मिला है उसे सेशन कोर्ट भेज देगा। ठीक है। पॉइंट डी, मामले के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की लोक अभियोजक को सूचना देगा। पॉइंट डी कहता है कि सरकारी वकील को इन्फॉर्म करेगा कि यह केस अब सेशन कोर्ट भेजा जा चुका है। ठीक है।
परंतु इस धारा के अधीन कार्रवाई संज्ञान लेने की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी और ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट द्वारा उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाए उस अवधि तक विस्तारित की जा सकेगी जो 180 दिन की अवधि से अधिक न हो। परंतु यह और कि जहां कोई आवेदन शासन न्यायालय द्वारा विचारणे किसी मामले में अभियुक्त या पीड़ित या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल किया गया है तो वह मामले को सुपुर्द करने के लिए शासन न्यायालय को भेजा जाएगा। इसमें कहा है कि यह सुपुर्दगी की कार्रवाई संज्ञान लेने की तारीख से 90 दिन के भीतर पूरी होनी चाहिए। अगर कोई खास वजह से जो मजिस्ट्रेट लिखित कार्रवाई दर्ज करके इस समय को बढ़ा सकता है लेकिन 180 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि आरोपी या पीड़ित कोई आवेदन मजिस्ट्रेट के सामने देता है तो उसे भी सेशन कोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 233 के बारे में। परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। क्लोज 1, जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संसित किसी मामले में जिसे इसमें इसके पश्चात परिवाद वाला मामला कहा गया है मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच या यह धारा अधूरी छूटी है, लेकिन इसका मूल मतलब यह होता है कि जब पुलिस के अलावा किसी निजी शिकायत पर केस चल रहा हो और उसी बीच मजिस्ट्रेट को पता चलने की उसी अपराध की जांच पुलिस भी कर रही है तो मजिस्ट्रेट अपनी कार्रवाई को रोक देता है और पुलिस से रिपोर्ट मांगता है ताकि दोनों को साथ में देखा जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 234 के बारे में, आरोपी की अंतर्वस्तु। क्लोज 1, इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। जब किसी पर मुकदमा चलता है तो कोर्ट उस पर आरोप तय करता है। ठीक है, इस धारा में बताया गया है कि उस आरोप पत्र में क्या क्या लिखा होना जरूरी है ताकि आरोपी को समझ आए कि उस पर क्या इल्जाम है। 2 की बात करते हैं, यदि उस अपराध का सर्जन करने वाली विधि द्वारा उसी कोई निर्दिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। क्लोज 2 कहता है कि आरोपी को साफ साफ बताया जाएगा कि उसने क्या अपराध किया है। ठीक है, क्लोज 3, यदि उस अपराध का सर्जन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है। क्लोज 3 कहता है कि अगर उस अपराध का कानून में कोई खास नाम है जैसे हत्या, चोरी, डकैती तो उसी नाम से लिखा जाएगा। ठीक है, क्लोज 4, वह विधि और विधि की वह धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है आरोप में उल्लेखित होगी। क्लोज 4 कहता है कि अगर कानून में अपराध का कोई खास नाम नहीं है तो उसकी इतनी परिभाषा डिटेल लिखी जाएगी जिससे आरोपी समझ सके कि मामला क्या है। क्लोज 5, यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य की विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिसे आरोपित अपराध लगता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई है। क्लोज 5 कहता है कि किस कानून जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा मतलब सेक्शन के तहत यह अपराध आता है वह साफ लिखा जाएगा। ठीक है, आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। क्लोज 6 कहता है कि आरोप लगाने का मतलब ही यह माना जाता है कि उस अपराध को साबित करने के लिए कानूनन जो भी जरूरी शर्तें थी वे इस मामले में शुरुआती तौर पर पूरी हो रही है। ठीक है, क्लोज 7, यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किए जाने पर किसी पश्चावर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोष सिद्धि के कारण वर्धित दंड का या भिन्न प्रकार के दंड का भागी है और यह अभिकथित है कि ऐसी पूर्व दोष सिद्धि उस दंड को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए है जिसे न्यायालय पश्चावर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे तो पूर्व दोष सिद्धि का तथ्य, तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे और यदि ऐसा कथन रह गया है तो न्यायालय निर्णय देने के पूर्व किसी भी समय उसे मोड़ सकेगा। क्लोज 7 कहता है कि अगर आरोपी ने पहले भी कोई अपराध किया था जिसकी वजह से इस नए अपराध में उसे ज़्यादा सजा मिल सकती है तो उस पुरानी सजा की तारीख और जगह का जिक्र भी आरोप में किया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर जज भूल जाए तो फैसला सुनाने से पहले कभी भी इसे जोड़ सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 235 के बारे में, समय, स्थान
और व्यक्ति के बारे में विशिष्टया। क्लोज वन, अभिकथित अपराध के समय और स्थान के बारे में, और जिस व्यक्ति के यदि कोई हो विरुद्ध या जिस वस्तु के यदि कोई हो विषय में वह अपराध किया गया उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में ऐसी विशिष्टता है जिसे अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है आरोप में अंतर्विष्ट होगी। सेक्शन 235 का क्लोज वन कहता है कि आरोपी को अपने बचाव की तैयारी के लिए पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। इसलिए तारीख, समय और जगह, अपराध किस दिन, किस समय और किस जगह हुआ है और किस व्यक्ति या वस्तु के खिलाफ हुआ है, इसकी पूरी डिटेल आरोप में होगी। अब क्लोज 2 की बात करते हैं। जब अभियुक्त पर आपराधिक न्यास भंग या बेईमानी से धन या अन्य चल संपत्ति के दुर्विनियोग का आरोप है तब इतना ही पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों पर जिनके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है या अपराध करने की ठीक ठीक तारीखों का निर्देश किए बिना उस सकल राशि का विनिर्दिष्ट या उस चल संपत्ति का वर्णन कर दिया जाता है जिसके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है और उन तारीख का जिनके बीच में अपराध का किया जाना अभिकथित है विनिर्देश कर दिया जाता है और ऐसे विरचित आरोप द्वारा 242 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा। क्लोज 2 कहता है कि अगर किसी पर पैसे या संपत्ति के हेरा फेरी का आरोप है तो हर एक छोटी तारीख या एक एक पैसे का हिसाब लिखना जरूरी है। ठीक है, आरोप में कुल कितनी रकम का गबन हुआ है वह किन 2 तारीखों के बीच हुआ है इतना लिखना ही काफी होगा। ठीक है, परंतु ऐसी तारीखों में से पहली और अंतिम के बीच का समय 1 वर्ष से अधिक न होगा। इसमें कहा है कि उन 2 तारीखों के बीच का अंतर 1 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन 236 के बारे में। कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। जब मामला इस प्रकार का है कि धारा 234 और धारा 235 में वर्णित विशिष्टता अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है पर्याप्त सूचना नहीं देती तब उस रीति की जिसमें अभिकथित अपराध किया गया ऐसी विशिष्टता भी जैसी उस प्रयोजन में लिए पर्याप्त है आरोप में अंतर्विष्ट होगी। सेक्शन 236 कहता है कि यह धारा कहते हैं कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां सिर्फ समय और स्थान बताने से आरोपी को समझ नहीं आता है कि उसने क्या गलत किया है। ऐसे मामलों में अपराध किस तरीके से किया गया है यह भी आरोप में साफ साफ लिखना होगा। पॉइंट ए, कै पर वस्तु विशेष की विशेष समय और स्थान में चोरी करने का अभियोग है। यह आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीति उपवर्णित हो जिससे चोरी की गई है। पॉइंट ए कहता है कि अगर कै पर चोरी या मर्डर का आरोप है तो सिर्फ यह लिखना काफ़ी है कि उसने इस तारीख को इस जगह पर चोरी या मर्डर किया है। यह लिखने की ज़रूरत नहीं है कि उसने जेब काटी, ताला तोड़ा या बंदूक चलाई या जहर दिया। ठीक है। पॉइंट बी, कै पर खे के साथ कथित समय पर कथित स्थान में छल करने का अभियोग है। आरोप वह रीति जिससे कै ने खे के साथ छल किया है उपवर्णित करनी होगी। पॉइंट बी कहता है कि अगर कै पर खे के साथ धोखाधड़ी छल का आरोप है तो कोर्ट को आरोप पत्र में लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से छल किया है। क्या नकली सोने को असली बताकर बेचा है या जाली दस्तावेज किया है। ठीक है, क्योंकि बिना तरीके के आरोपी अपना बचाव नहीं कर पाएगा। अब पॉइंट सी की बात करते हैं। कै पर कथित समय पर और कथित स्थान में मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोग है। आरोप में कै द्वारा दिए गए साक्ष्य का वह भाग उपवर्णित करना होगा जिसका मिथ्या होना अभिकथित है। पॉइंट सी कहता है कि अगर किसी पर कोर्ट में झूठी गवाही देने का आरोप है तो आरोप पत्र में साफ लिखना होगा कि उसके बयान का कौन सा हिस्सा झूठा था। ठीक है। पॉइंट डी की बात करते हैं। कै पर लोक सेवक कै को उसके लोक कृत्यों के निर्णय में कथित समय पर और कथित स्थान में बाधित करने का अभियोग है। आरोप में वह रीति उपवर्णित करनी होगी जिसे कै ने कै को उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधित किया है। पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी सरकारी अफसर के काम में रुकावट डालनी तो लिखना होगा कि कैसे रोके रखा, क्या रास्ता रोका, धमकी दी या हाथापाई की है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 237 के बारे में।
आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों को उस अर्थ में उपयोग में लाया गया समझा जाएगा जो अर्थ उन्हें उस विधि द्वारा दिया गया है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। सेक्शन 237 कहता है कि आरोप पत्र में जो भी शब्द जैसे चोरी, छल, दोषसिद्धि आदि लिखे जाएंगे उनका वही मतलब निकाला जाएगा जो उस कानून जैसे भारतीय न्याय संहिता BNS में दिया गया है। कोर्ट अपनी मर्जी से या डिक्शनरी से उसका कोई अलग या नया मतलब नहीं निकाल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 238 के बारे में। गलतियों का प्रभाव अपराध के या उन विशिष्टों के जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है। कथन करने में किसी गलती को और उस अपराध या उन विशिष्टों के कथन में किसी लोक को मामले के किसी प्रकरण में तभी तार्किक माना जाएगा जब ऐसी गलती या आरोप से अभियुक्त वास्तव में बुलावे में पड़ गया है और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया, अन्यथा नहीं। सेक्शन 238 कहता है कि वैसे ही कोर्ट से आरोप पत्र लिखने में भी कोई शब्द छूट सकता है या तारीख गलत हो सकती है। तो क्या सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा केस खारिज हो जाएगा? नहीं, कोई भी गलती या कमी लोग तब तक महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक कि उस गलती के कारण आरोपी भ्रम में न पड़ गया हो कि उस पर कौन सा केस चल रहा है या उसके कारण न्याय का गला न घुमा हो। पॉइंट ए, कैपर भारतीय न्याय संहिता की धारा 180 के अधीन यह आरोप है कि उसने कब्जे में ऐसा उत्कट सिक्का रखा है जिसे वह उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था जानता था कि वह कुटकृत है और आरोप में कपटपूर्वक शब्द छूट गया है जब तक यह प्रतीत नहीं होता कि वास्तव में इस लोक से बुलावे में पड़ गया है। इस गलती को तार्किक नहीं समझा जाएगा। पॉइंट बी, कैपर ख से छल करने का आरोप है और जिस रीति से उसने ख के साथ छल किया वह आरोपी में उपवर्णित नहीं है या अशुद्ध रूप में उपवर्णित है। क्या अपनी प्रतिरक्षा करता है, साक्ष्यों को प्रस्तुत करता है और सहव्यवहार का सवय अपना विवरण देता है। न्यायालय इसे अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के उपवर्णन का आलोप तात्विक नहीं है। पॉइंट सी, कै पर ख से छल करने का आरोप है और जिस रीति से उसने ख से छल किया वह आरोप में उपवर्णित नहीं है। कै और ख के बीच अनेक सहव्यवहार हुए हैं और कै के पास यह जानने का है कि आरोप का निर्देश उनमें से किसके प्रति है कोई साधन नहीं था और उसने अपनी कोई प्रतिरक्षा नहीं की। न्यायालय ऐसे तथ्यों से यह अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के उपवर्णन का लोप उस मामले में तात्विक गलती थी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी कहता है कि आरोप में कपटपूर्वक शब्द लिखना छूट गया लेकिन आरोपी को पता था कि मामला क्या है और वह भ्रम में नहीं पड़ा तो यह गलती मामूली मानी जाएगी। ठीक है, क्या पर हैदर सख्त की हत्या का केस था पर आरोप में गलती से नाम खुदा बख्श और तारीख 21 की जगह 20 जनवरी लिख गई है लेकिन चूंकि कै ने पूरी मजिस्ट्रेट जांच सुनी थी और उसे पता था कि बात उसी मर्डर की हो रही है क्योंकि उसने दूसरा कोई मर्डर नहीं किया था तो यह गलती गंभीर नहीं मानी जाएगी। ठीक है, पॉइंट ए की बात करते हैं। कै पर 20 जनवरी 2023 को हैदर बख्श की हत्या और 21 जनवरी 2023 को खुदा बख्श की जिसने उसे उस हत्या के लिए गिरफ्तार करने का प्रयास किया था। हत्या करने का आरोप है। जब हैदर बख्श की हत्या के लिए आरोपित हुआ तब उसका विचार खुदा बख्श की हत्या के लिए हुआ। उसकी प्रतिरक्षा में उपस्थित साक्षी हैदर बख्श वाले मामले में साक्षी थे। न्यायालय इससे अनुमान कर सकता है कि कै बुलावे में पड़ गया था या यह गलती तात्विक थी। पॉइंट ये कहता है कि जहां आरोपी भ्रम में पड़ गया है कै पर जो अलग अलग मर्डर केस थे, एक हैदर बख्श का और एक खुदा बख्श का, कोर्ट ने आरोप लगाया हैदर बख्श के मर्डर का लेकिन ट्रायल चालू कर दिया खुदा बख्श के मर्डर का। अब आरोपी के वकील जो गवाह लाए थे वे तो पहले वाले केस के थे। यहाँ आरोपी पूरी तरह भ्रम में पड़ गया इसलिए यह गंभीर गलत है और केस को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 239 के बारे में। न्यायालय
आरोप परिवर्तन कर सकता है। क्लोज 1, कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्तन कर सकता है। इसका क्लोज 1 कहता है कि जज साफ फैसला सुनाने से पहले किसी भी समय आरोप को बदल सकते हैं या उसमें कुछ नया जोड़ सकते हैं। क्लोज 2, ऐसा प्रत्येक परिवर्तन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। क्लोज 2 कहता है कि जब भी आरोप बदला जाएगा वह आरोपी को पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा ताकि उसे पता चले कि अब नया इल्जाम क्या है। ठीक है। क्लोज 3 की बात करते हैं, यदि आरोप में किया गया परिवर्तन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारों को तुरंत आगे चलाने से अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजन पर मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन के पश्चात सविवेक अनुसार विचारों को ऐसे आगे चला सकता है मानो परिवर्तन आरोप ही मूल आरोप है। इसमें कहा गया है कि अगर कोर्ट को लगता है कि आरोप बदलने से आरोपी के बचाव पर या सरकारी वकील के केस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा तो कोर्ट केस को बिना रोके तुरंत आगे बढ़ा देगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज 4 के बारे में। यदि परिवर्तन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारों को तुरंत आगे चलाने से इस बात की संभावना है कि अभियुक्त या अभियोजक पर पूर्वक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो न्यायालय या तो नए विचारों का निर्देश दे सकता है या विचारण को इतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो स्थगित कर सकता है। इसमें कहा है कि अगर कोर्ट को लगता है कि अचानक आरोप बदलने से आरोपी के साथ नाइंसाफी होगी तो कोर्ट या तो नए सिरे से विचारण का आदेश देगा या कुछ समय के लिए सुनवाई टाल देगा। ठीक है। क्लोज 5 की बात करें, यदि परिवर्तन आरोप में कथित अपराध ऐसा है जिसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है तो उस मामले में ऐसी मंजूरी अभी प्राप्त किए बिना कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हें तथ्यों के आधार पर जिन पर परिवर्तन या परिवर्तित आरोप आधारित है अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही अभी प्राप्त नहीं कर ली गई है। क्लोज 5 कहता है कि अगर नया आरोप ऐसा है जिसके लिए सरकार या किसी अधिकारी की पहले से मंजूरी जरूरी होती है तो जब तक वह मंजूरी नहीं मिल जाती है केस आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब जब तक कि पुराने तथ्यों में ही मंजूरी न मिल चुकी हो। ठीक। अब बात करते हैं सेक्शन 240 के बारे में। जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्ष्यों का पुनः बुलाया जाना। जब कभी विचार प्रारंभ होने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित किया जाता है तब अभियोजक और अभियुक्त को सेक्शन 240 कहता है कि अगर ट्रायल शुरू होने के बाद जज साहब ने आरोप बदल दिया या कुछ नया जोड़ दिया तो दोनों पक्षों को यह अधिकार मिलता है। पॉइंट है, किसी ऐसे साक्षी को जिसकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाने की या पुनः समन करने की और उसकी ऐसे परिवर्तन के बारे में परीक्षा करने की अनुमतियां दी जाएगी तब जब तक न्यायालय का ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार नहीं है कि अभियोजक या अभियुक्त तंग करने के या विलंब करने की या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से ऐसे साक्षी को पुनः बुलाया या उसकी पुनः परीक्षा करना चाहता है। पॉइंट ए कहता है कि पुराने गवाह को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाना। जिन गवाहों की गवाही पहले हो चुकी है उन्हें दोबारा कोर्ट में समन करके बुलाया जा सकता है और बदले हुए आरोप के संबंध में उनसे फिर से सवाल जवाब किया जा सकता है। अगर जज को लगता है कि आरोपी या वकील सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद करने, परेशान करने या केस को लटकाने के लिए गवाह को दोबारा बुला रहे हैं तो जज लिखित कारण देकर मना भी कर सकता है। पॉइंट बी, किसी अन्य ऐसे साक्षी को भी जिसे न्यायालय आवश्यक समझे बुलाने की अनुज्ञा दी जाएगी। इसमें कहा है कि अगर बदले हुए आरोप को साबित करने या उससे बचने के लिए कोई नया गवाह जरूरी लगता है तो कोर्ट उसे भी बुलाने की इजाजत देगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।